नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, साथ ही करते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारे विशेषज्ञ के साथ विश्लेषण। आज के कार्यक्रम में हम जिन दो बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, उनमें से एक खबर पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में कैसे सेना प्रमुख को मजबूत किया गया है और न्यायपालिका को कमजोर। वहीं दूसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां हिंदुओं के खिलाफ न सिर्फ अत्याचार और हिंसा हो रही है, बल्कि बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने की साजिश भी हो रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। अंतरिम सरकार से हमलों में शामिल तत्वों पर एक्शन की मांग। चटगांव में हिंदुओं पर ताजा हिंसा के बाद तनाव। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ट्रंप ने दोहराया एजेंडा। कहा, अवैध प्रवासियों को हर कीमत पर किया जाएगा निर्वासित। सीनेट के बाद रिपब्लिकन अब प्रतिनिधि सभा में बहुमत की ओर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के विकास की शानदार रफ्तार को सराहा। बताया रूस का स्वाभाविक भागीदार। कहा, महाशक्तियों में होनी चाहिए गिनती। एम्स्टर्डम में इजरायली फुटबॉल प्रेमियों पर हमलों से सनसनी। घटना में कई इजरायली घायल। मैच से पहले फलस्तीन समर्थकों से हुआ था टकराव। पीएम नेतन्याहू ने की हमलों की निंदा। और आइए सबसे पहले आपको हम पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़कर देश से जाने और वहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। चटगांव से पुलिस और सेना द्वारा हिंदुओं पर हमले का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है। प्रसिद्ध लेखिका और मानव अधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन के अनुसार बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने की साजिश भी चल रही है। आखिर कौन रच रहा है ये साजिश? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी हैं। चटगांव में पुलिस और सेना की बर्बरता के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खौफ के साए में है। चटगांव में कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार जारी है। हिंदुओं की पीड़ा यह है कि उन्हें भीड़ के हमलों का निशाना बनने के बाद पुलिस और सेना के दमन का भी शिकार होना पड़ रहा है। चटगांव में इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पुलिस और सेना हिंदुओं पर ही कहर बनकर टूटे। इस दौरान हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की गई। वहीं भीड़ ने उनकी दुकानों में लूटपाट की। मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्वविख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों पर इसको लेकर निशाना साधा है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि चटगांव के हजारी लेन में पुलिस और सेना ने हिंदुओं पर हमला किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि जमात, शिविर, हिजबुत तहरीर क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि प्रताड़ना से डरकर हिंदू बांग्लादेश छोड़ दें? क्या ये बांग्लादेश में खिलाफत की स्थापना की शुरुआत है? ध्यान रहे कि भारत ने गुरुवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। उधर इस्कॉन बांग्लादेश ने स्वयं को लगातार निशाना बनाए जाने और हिंदुओं पर हमलों की आलोचना की है। संगठन ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस्कॉन को निशाना बनाया गया हो। हिंदू समुदाय अगस्त से ही कट्टरपंथी तत्वों के हिंसक हमलों का शिकार हो रहा है। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों के दुष्प्रचार के बीच प्रशासन का रवैया भी सवालों के घेरे में है। इस्कॉन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई लोगों पर न्याय के लिए आवाज उठाने की सजा के तौर पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया।
न्याय और सुरक्षा की मांग के साथ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की जगह उत्पीड़न ही मिल रहा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि अंतरिम सरकार को वहाँ पर गठन हुआ है, लेकिन अंतरिम सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम तो रही है, लेकिन जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं उसमें वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो पुलिस है, वो भी हिंदुओं के ऊपर बर्बरता कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये जो सरकार आई है, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, ये बिकी हुई है। ये बिक गई है जमातियों के हाथ और इस्लामिस्ट के हाथ। तो ये सॉरी जी, ये इस्लामिस्ट का एजेंडा तो सबको मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू मुक्त कर दो या हिंदुओं को कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आओ। माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बांग्लादेश में, ये नाकाम है। कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है और इसको इस्लामिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जमात है, हिफाजत है, ये वही चला रहे हैं। और उनका एजेंडा हमें माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है एकदम सर आप पानी पी लीजिए, हम फिर आपसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं वो भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में। और जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं वो खबर बांग्लादेश से लगातार जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें आ रही हैं, वो काफ़ी चिंता पैदा करने वाली खबरें हैं। कल हमने देखा कि जो बांग्लादेश की जो प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं तस्लीमा नसरीन, उनकी ओर से भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था और उनकी ओर से ये दिखाया गया था कि किस तरह से वहाँ पर जो बांग्लादेश की पुलिस है, जो बांग्लादेश की सेना है, वो खुद हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रही है। और हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, अपनी बात को आप जारी रखिएगा कि किस तरह से वहाँ पर जो इस्लामिक एजेंडा है वहाँ पर वो किस तरह से हावी होता जा रहा है। इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि हिंदुओं को माना जाता है कि वो हसीना के सपोर्टर हैं। ये प्रोफेसर यूनुस ने भी कहा है कि ये कम्युनल नहीं है, पर ये पॉलिटिकल है। मैं इसको थोड़ा सा एज वी से इन इंग्लिश विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं तो कहूंगा विद अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट पीना चाहिए, क्योंकि कम्युनल एलिमेंट्स बांग्लादेश में हमेशा रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश 25 साल पाकिस्तान था और उसके बाद जो हमने देखा कि वो जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। बीएनपी जमात की जब गवर्नमेंट थी तब हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा था। वहां से आईएसआई के साथ साजिश में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको पनाह मिली थी और उनको हथियार भी मिले थे। इस तरह की बातें हुई हैं। तो इस्लामिस्ट जो हैं वो बेसिकली एंटी इंडियन है। और एंटी इंडियन का मतलब होता है कि एंटी हिंदू भी है। तो ये आपको दिख रहा है अभी, क्योंकि उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। हसीना जी ने, प्राइम मिनिस्टर हसीना ने इनको काफी काबू में रखा था। पर वो जो काबू में रखे थे, अब वो निकल के आके इस एजिटेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं, अवामी लीग मेंबर्स, बहुतों की हत्या की है, लूटपाट की है, सब कुछ किया है। एकदम अराजकता थी।
जब थोड़े कुछ दिनों तक, अभी भी लग रहा है अराजकता चल रही। और ये जो आर्मी है और पुलिस है, इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो उसका तो बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है कि दमन करो हिंदुओं, क्योंकि इस्लामिस्ट जो है वो पूरे जो इस इंटरिम गवर्नमेंट है उस पे हावी हो। सर, इस सब के बीच जो तस्लीमा नसरीन की ओर से एक इशारा किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जमाते इस्लामी और हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जो है, ये कहीं ना कहीं एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये एक तरह की साजिश है बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने की। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तस्लीमा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मिलता भी रहता हूँ उनसे दिल्ली में। वो बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है और उसी की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया था और उन्होंने यहाँ पे पनाह ले रखी है। तो मैं उनकी बातों पे जो काफी गौर करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है बांग्लादेश की सोसाइटी या उनकी जो माइंडसेट है वो क्या है। तो वो जो कह रही हैं उसमें कुछ तो सच है डेफिनेटली, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स वहां हैं, उनको खबरें मिल रही हैं। तो मैं भी समझता हूँ, मुझे भी खबरें मिल रही हैं, मेरे जो बांग्लादेशी दोस्त हैं वहां पे जो हमें बता रहे हैं, वो बहुत परेशान है। वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पता नहीं हम आगे इस क्या भविष्य होगा हमारा, इस तरह की बातें कर। तो ये बहुत ही मतलब दुखदायक और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इस सब के बीच सर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उसको मतलब बोलती है कि नहीं नहीं ये सब एग्जैजरेटेड है, इस तरह की बातें वो करते हैं। इस सब के बीच सर एक सवाल यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर है, अंतरिम सरकार वहाँ पर है और जो शेख हसीना की पार्टी है पूरे बांग्लादेश में उसके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है। और ऐसे में जो दूसरी पार्टी है बेगम खालिदा जिया की, वो भी कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि वहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। तो क्यों नहीं जो अंतरिम सरकार वहाँ पर है वो चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है, नंबर एक। और नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसकी तरफ से भी कोई ऐसा दबाव, खासकर पश्चिमी देशों की ओर से ऐसा कोई दबाव वहाँ पर चुनावों के लिए नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, चुनाव की बात उन्होंने करी है, पर वो कहते हैं कि हमें टाइम लगे, हमें 1.5 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा, क्योंकि हमें बड़े रिफॉर्म्स करने। वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन रूल्स के रिफॉर्म्स हो, वो पूरा ढांचा बदलना चाहते हैं। पर वो जो ढांचा बदलने की जो उनका जो प्लान है उसका कोई कानूनी मतलब बेसिस नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का गवर्नमेंट का कोई जिक्र ही नहीं। तो ये तो है, वो कहते कि नहीं नहीं वो तो है, ये रेवोल्यूशन हो गया है इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको मतलब ये लोगों ने बना दिया है, पीपल्स मूवमेंट है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये जो वो करना चाहते हैं इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस नहीं। बिल्कुल, ये सब लोग मानते हैं। इसीलिए अगर वहां पर कोई रिफॉर्म भी अगर वहां पर लेके आने हैं तो वहां पर चुनाव करवाने चाहिए और चुनी हुई सरकार बांग्लादेश में चुनाव आएगी। तो बीएनपी तो मांग रही है चुनाव की, आप जल्दी कराइए चुनाव, और क्योंकि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चुनाव करके आप हट जाइए और हमें जो भी चुनाव में आगे आएगा उनको सत्ता दे दीजिए और आप निकल जाइए। ये तो एक लॉजिकल डिमांड है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और महत्वपूर्ण खबर हमारे पास है जो पाकिस्तान से आ रही है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया
सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है उसकी बात करेंगे। पाकिस्तान में वहाँ की सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं और इन दोनों फैसलों को संसद से भी पास करवा लिया है। इन फैसलों से जहां एक और वर्तमान सेना प्रमुख आसिम मुनीर काफ़ी शक्तिशाली हो जाएंगे, वहीं न्यायपालिका को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दल इन बदलावों का विरोध कर रहा है। क्या हैं ये फैसले? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस हंगामे के बीच पिछले दिनों पाकिस्तानी संसद में पारित हुआ एक कानून बड़े दूरगामी प्रभाव डालने वाला हो सकता है। कुछ ही घंटों के अंदर दोनों सदनों से मंजूरी के बाद इसे झटपट अधिसूचित करके लागू भी कर दिया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान में सत्ता के ढांचे में कई निर्णायक बदलाव हो गए हैं। अब सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल से बढ़कर 5 वर्ष हो गया है। 64 वर्ष की आयु में सेना प्रमुख के अनिवार्य रिटायरमेंट की शर्त हटा दी गई है। सेना प्रमुख को अब 3 के बजाय 5 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। वैसे कानून में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसके असली लाभार्थी वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर होंगे। जानकारों का कहना है कि इस कानून के बाद अब वो जब तक मर्जी करे तब तक सेना का नेतृत्व यानी पाकिस्तान पर राज कर सकेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार के पास बहुमत नहीं है और सत्ताधारी गठबंधन सेना की दया पर है। ऐसे में सेना प्रमुख के इशारे पर सरकार ने आनन फानन में यह कानून बनाकर जनरल आसिम मुनीर का रास्ता साफ किया है। सरकार ने एक और विवादित कानून बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और संविधान पीठ गठन का अधिकार हाथ में ले लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पुनर्गठित करके उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की तुलना में सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत सुनिश्चित किया गया है। इसी अधिकार को काम में लाकर सुप्रीम कोर्ट में पसंद के जजों की संविधान पीठ बना दी गई है। इस पीठ का प्रमुख जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया गया है, जो सरकार और सेना के करीबी माने जाते हैं। नए कानून में सभी प्रमुख मुद्दों को सुनने का अधिकार अब उन्हीं की पीठ को होगा। जानकारों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमीनुद्दीन के मातहत बनकर रह गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इन सारे कानूनों का लक्ष्य सेना प्रमुख के सेवा विस्तार से जुड़े किसी भी संभावित मुकदमे का मनमर्जी का फैसला हासिल करना है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दल इन बदलावों का विरोध कर रहा है, लेकिन सेना और सरकार के गठजोड़ के सामने उसका प्रतिरोध सुनाई नहीं पड़ रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव हैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के, पूर्व सचिव हैं वो, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पिनाक रंजन जी, ये जो पाकिस्तान से खबर आ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें कहीं और की सुर्खियों पर थी, तो कहीं ना कहीं ये खबर उतनी सुर्खियों में नहीं रही, लेकिन ये काफ़ी चिंता पैदा करने वाली खबर है। जिस तरह से वहाँ पर सेना प्रमुख को इतना मजबूत कर दिया गया है कि वो एक तरह से कहें तो आजीवन वो सेना प्रमुख रह सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो पाकिस्तान में पुराना खेल है कि सेना तो वहां सत्ता में हमेशा रही है। ये जो सिविलियन फसाड है, जिसको हम फसाड कहते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, निकाल देते हैं, फिर बनाते हैं, एक पॉपुलर प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं। तो देखिए, हम लोगों को ये कभी मतलब गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी फसाड है डेमोक्रेसी का, उसके पीछे एक आर्मी है। वही आर्मी जिसका चीफ जो है आसिफ मुनीर, जो आज 5 साल का टेन्योर उसने मतलब हासिल कर लिया है। क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट होता है वो आर्मी के कहने पर ही चलता है। तो इसलिए मैं तो एकदम ही सरप्राइज नहीं हूं कि ऐसा हुआ है। और वहां पे जुडिशरी के ऊपर भी जो वो चाहते हैं इन्फ्लुएंस करना, वो भी उन्होंने कर लिया। तो ये एक बड़ा अजीब सा मतलब सिस्टम है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल है और वही मतलब पाकिस्तान को चलाता है। किसी भी संदर्भ में आप देख लें, वही पाकिस्तान को चलाता है।
तो ये माहौल है वहां पे पाकिस्तान। सर, वहाँ पर जो राजनीतिक राइवलरी वहाँ पर देखी गई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में इमरान खान की पार्टी और शहबाज शरीफ की पार्टी के बीच में, उसमें सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों की काफ़ी अच्छी भूमिका थी। लेकिन इस सब के बीच में अब वहाँ पर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट करने के लिए जिस तरह का ढांचा वहाँ पर तैयार कर दिया गया है, इससे तो बिल्कुल ही वहाँ की जो न्यायपालिका है वो और कमज़ोर हो जाएगी। हाँ हाँ, वो तो आर्मी के मतलब आर्मी ने ही कराया है ये सब, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आर्मी थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, नर्वस थी कि जुडिशरी कहीं इमरान खान को वापस आने का मौका न दे। वो उस विंडो को वो क्लोज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहें, और क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो है, उनके कैंडिडेट्स ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी, और ये जो गवर्नमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट है और नेचुरली वीक है। सो अंडर प्रेशर ये कोalition गवर्नमेंट जो है वो आर्मी की जो भी बात है वो मान रहे हैं एकदम, मतलब मतलब आर्मी के सामने वो लेट गए। और यही उसकी और उसी का नतीजा जो हम देख रहे हैं जुडिशरी में, या जो टेन्योर का जो एक्सटेंशन है, जो एज रेस्ट्रिक्शन है, सब हटा दिए। तो ये आर्मी को खुश करने के लिए सरकार ने किया। क्या भारत को चिंतित होना चाहिए इससे? भारत को तो पता है कि ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वहां पे आर्मी का ही दबदबा है और रहेगा। इसमें कोई चिंतित का मैं समझता नहीं हूं। मैं समझता हूं कि ये आर्मी का जो दबदबा है वो और मजबूत हो रहा। तो भारत ने पहले ही अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर रही है, और पाकिस्तान की आर्मी तो एक मतलब टेररिस्ट आर्मी है, टेररिस्ट सपोर्टिंग आर्मी है, तो वो तो हमें मालूम है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत को तो मालूम है ये सब, और भारत नेचुरली अपने पॉलिसीज को उस तरह से ही मतलब उसको डिसाइड करेगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये हमने जो कह दिया है कि हम बातचीत और टेररिज्म एक साथ नहीं होने। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से ये जानकारियाँ और इसका विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पर इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। एम्स्टर्डम में एक फुटबॉल मैच के बाद इजरायली प्रशंसकों पर हमला किया गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। हिंसा तब हुई जब मक्काबी तेल अवीव के फैंस यूरोपा लीग मैच के लिए शहर में थे। पुलिस ने अब तक लगभग 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्यालय ने एम्स्टर्डम में रह रहे इजरायली नागरिकों को सड़कों पर ना घूमने और खुद को होटल के कमरों में बंद रखने का निर्देश दिया है। रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुतिन अपनी मांगों को बदलेंगे। यूक्रेन में रूस के लक्ष्य अपरिवर्तित रहेंगे। मोजाम्बिक में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कई सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद सड़कों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी पर पिछले महीने हुए चुनाव में धांधली का आरोप है। प्रदर्शनों में अब तक 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीनी सरकार ने फिलीपींस के राजदूत को फिलीपींस समुद्री क्षेत्र अधिनियम और फिलीपींस द्वीप समूह समुद्री लेन अधिनियम की शुरुआत पर गंभीर प्रतिनिधित्व करने के लिए समन किया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि चीन सरकार इसकी कड़ी निंदा करता है और दृढ़ता से इसका विरोध करता है। स्पेन के वेलेंसिया में बाढ़ से मची भीषण तबाही के बाद गिरोना में भी मूसलाधार बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई कारें सड़कों पर बह गई हैं। बीते हफ्ते वेलेंसिया में आई बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया के तट पर एक मछली पकड़ने वाला जहाज पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग अभी भी लापता हैं। कोरिया तट रक्षक बल के मुताबिक जहाज पर कुल 27 लोग सवार थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।